तो चलिए आज आवर्त सारणी के उन हिस्सों का सफर करते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। इसका बीच और नीचे का हिस्सा, यहीं पर रहते हैं रसायन विज्ञान के कुछ सबसे शक्तिशाली और सबसे अजीब तत्व। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम डी ब्लॉक के रंगीन मिजाज वाले रसायन विज्ञान से शुरू करेंगे, फिर हम महान ऑक्सीकारकों की दुनिया में गोता लगाएंगे। इसके बाद हम लैंथेनॉइड के अनोखे सिकुड़ते हुए परिवार और एक्टिनॉइड के भारी भरकम सदस्यों से मिलेंगे, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के बगल में होते हुए भी कैसे दो अलग दुनिया हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शो के सितारों की, यानी ट्रांजिशन मेटल्स की। हम दो ऐसे मशहूर कंपाउंड्स को देखेंगे जो इनके अनोखे गुणों को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। देखिए, ये सिर्फ केमिकल कंपाउंड नहीं है, बल्कि लैब्स और इंडस्ट्रीज में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ हम इन आयनों की आणविक बनावट देख सकते हैं। इनकी ये जो खास ज्यामिति है, जिसे टेट्राहीड्रल या चतुष्फलकीय कहते हैं, मतलब एक पिरामिड जैसा आकार, असल में यही इनकी दो सबसे बड़ी ताकतों की जड़ है। एक तो इनका गहरा चटक रंग और दूसरी इनकी जबरदस्त केमिकल रिएक्टिविटी। यही वो गुण हैं जो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट जैसे कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं। तो सवाल ये है कि ये इतने पावरफुल केमिकल एजेंट्स बनते कैसे हैं, और इनकी असली ताकत यानी इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का राज क्या है? आइए अब इसी की पड़ताल करते हैं। ये स्लाइड एक पूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। सोचकर देखिए, हम एक मामूली से कच्चे अयस्क से शुरू करते हैं और बस 3 आसान से स्टेप्स में उसे एक बहुत ही काम के और पावरफुल केमिकल में बदल देते हैं। पहले अयस्क को गलाकर सोडियम क्रोमेट बनाया जाता है, फिर एसिड मिलाकर उसे सोडियम डाइक्रोमेट में बदला जाता है, और आखिर में पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करा के हमें हमारा चमकीला नारंगी पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, भाई अगर दोनों ही इतने मजबूत ऑक्सीकारक हैं तो हम अलग अलग क्यों इस्तेमाल करते हैं? जवाब उनकी अपनी अपनी खासियत में छिपा है। डाइक्रोमेट जो है वो बेहद स्टेबल होता है, जिसके वजह से ये केमिकल एनालिसिस में सटीक माप के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं दूसरी ओर परमैंगनेट अपनी बेजोड़ ऑक्सीकरण शक्ति के लिए जाना जाता है। मतलब जब आपको किसी काम के लिए जबरदस्त ताकत की जरूरत हो तो परमैंगनेट ही काम आता है। हमारे सोर्स मटेरियल से लिया गया ये कोटेशन परमैंगनेट की जबरदस्त वर्सेटैलिटी को दिखाता है। मतलब ये अलग अलग माहौल में ढेरों तरह के पदार्थों के साथ रिएक्ट कर सकता है, जो इसे रसायन विज्ञान की दुनिया में एक बेहद काम का औजार बना देता है। अब हम पीरियोडिक टेबल के और भी गहरे और भी रहस्यमयी हिस्से में चलते हैं। एफ ब्लॉक की पहली कतार। यहाँ हमें मिलते हैं लैंथेनॉइड्स, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और इनमें एक ऐसा गुण है जो पहली नज़र में फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती देता लगता है। जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये कुछ ऐसा दिखा रहा है जो हमारी आम समझ से बिल्कुल उल्टा है। जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि परमाणु असल में छोटे होते जाते हैं। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि ज्यादा सामान डालने से साइज बढ़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। यही एक आकर्षक सवाल खड़ा करता है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की हमारी बेसिक समझ को चैलेंज करता है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि ज्यादा कण जोड़ने पर भी आकार घट रहा है? और इसका जवाब है एक बहुत ही दिलचस्प फिनोमेनन में, जिसे कहते हैं लैंथेनॉइड संकुचन। अब ये होता क्यों है? वजह है पुअर शील्डिंग या दुर्बल परिरक्षण। इसे ऐसे समझिए, परमाणु के सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो एक ताकतवर चुंबक की तरह है जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स एक ढाल यानी शील्ड का काम करते हैं, लेकिन लैंथेनॉइड्स के ये जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो बहुत ही बेकार ढाल हैं। नतीजा, न्यूक्लियस का खिंचाव बढ़ता जाता है और वो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को और कसकर खींच लेता है, जिससे पूरा का पूरा परमाणु ही सिकुड़ाता है। अब ये सिकुड़ना सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, इसके असल दुनिया में बहुत बड़े नतीजे होते हैं। सबसे बड़ा नतीजा, ये सारे के सारे लैंथेनॉइड तत्व रासायनिक तौर पर लगभग एक जैसे हो जाते हैं। वो इतने समान होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाने जैसा है, जो उन्हें अयस्कों से निकालना बेहद मुश्किल और महंगा बना देता है। लेकिन इतनी समानताओं के बावजूद इनके जो यूनिक गुण हैं वो इन्हें बहुत खास कामों के लिए ज़रूरी बनाते हैं, जैसे
मिलिट्री हार्डवेयर से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक। इसका एक शानदार उदाहरण है मिश्र धातु, जो मुख्य रूप से लैंथेनॉइड तत्वों का ही एक एलॉय है। चलिए अब हमारी टेबल की आखिरी पंक्ति पर चलते हैं, एक्टिनॉइड। यहाँ मामला और भी पेचीदा और रेडियोएक्टिव हो जाता है। ये तत्व पीरियोडिक टेबल के सबसे भारी सदस्यों में से हैं। ये है एक्टिनॉइड्स की सबसे बड़ी पहचान। लैंथेनॉइड्स के ठीक उलट, जहां सिर्फ एक ही तत्व रेडियोएक्टिव था, यहाँ हर एक सदस्य अस्थिर यानी अनस्टेबल है। थोरियम और यूरेनियम जैसे शुरुआती तत्व तो कुदरत में मिल जाते हैं, लेकिन बाद के तत्व पूरी तरह से इंसान ने बनाए हैं। ये चार्ट एक और बहुत बड़ा फर्क दिखाता है, इनका केमिकल बर्ताव। आप ऑक्सीडेशन स्टेट को किसी तत्व की केमिकल पर्सनैलिटी समझ सकते हैं कि वो दूसरों से कैसे रिएक्ट करेगा। लैंथेनॉइड्स की पर्सनैलिटी कह सकते हैं बहुत सीधी सादी है, वो ज्यादातर +3 स्टेट में ही रहते हैं। लेकिन शुरू के एक्टिनॉइड्स, अरे उनकी तो कई पर्सनैलिटी होती हैं। वो +3 से लेकर +7 तक कई अलग अलग अवस्थाएं दिखा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा आजाद होते हैं। तो हमने देखा कि भले ही ये दोनों सीरीज पीरियोडिक टेबल में एक के नीचे एक रखी हैं, पर असल में ये रासायनिक तौर पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। चलिए इन फर्कों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो ये स्लाइड इन दो दुनियाओं का निचोड़ है। एक तरफ है लैंथेनॉइड्स, ज्यादातर स्टेबल, प्रिडिक्टेबल और लगभग हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दूसरी तरफ है एक्टिनॉइड्स, सारे के सारे रेडियोएक्टिव, केमिकली अनप्रिडिक्टेबल और कई अलग अलग रूपों में मौजूद रहने की काबिलियत रखने वाले। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन तत्वों में जिस खास तरीके से इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स को भरते हैं, वही उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है जो हमने अभी अभी देखी हैं। परमैंगनेट की जबरदस्त ताकत से लेकर परमाणुओं के सिकुड़ने तक, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स का एक खूबसूरत नज़ारा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे हम इन तत्वों के बारे में और सीखते जाएंगे, ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी और कौन सी नई खोजें हमारे सामने लाएंगे। यकीनन इन तत्वों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।